presented by याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। 8 दिसंबर को हुए हादसे के सदमे से देश अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है। आज भी संसद से लेकर सड़क तक हादसे पर बात होती रही। हादसे पर दुख जताया जा रहा है और सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनके साथ जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सभी 13 मृतकों के पार्थिव शरीर तमिलनाडु से दिल्ली लाए गए। कल हादसे के बाद शवों को वेलिंगटन में आर्मी बेस हॉस्पिटल में रखा गया था। फिर वहां से वेलिंगटन स्थित मद्रास रेजिमेंटल सेंटर ले जाया गया। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में ही आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सभी को श्रद्धांजलि दी। दोपहर में सड़क के रास्ते पार्थिव शरीरों को सुलूर लाया गया। इस बीच सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम दिखा। एम्बुलेंस पर फूल डाले जा रहे थे और लोग जयकारे लगा रहे थे। सुलूर एयरफोर्स स्टेशन से एक विमान के जरिए पार्थिव शरीरों को शाम करीब 7:30 बजे के आसपास दिल्ली लाया गया, पालम के टेक्निकल एरिया में जो एयरफोर्स का है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी श्रद्धांजलि दी। इससे पहले आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भी हेलीकॉप्टर क्रैश पर बयान दिया। सुनिए उन्होंने देश को क्या बताया, संसद को क्या बताया। अध्यक्ष महोदय, जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरवेज से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंचा। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। एयर चीफ मार्शल श्री V.R. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के अफसर कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा। 8 दिसंबर को एयरफोर्स ने भी क्रैश के तुरंत बाद जांच का ऐलान किया था, लेकिन अब संसद में राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि ट्राई सर्विस इंक्वायरी होगी, यानी तीनों सेनाओं के अधिकारी मिलकर जांच करेंगे। जांच की कमान होगी एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के पास। फिर एयरफोर्स की तरफ से ये भी जानकारी आई कि मानवेंद्र सिंह खुद भी पायलट रहे हैं। आज वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी ने भी कुनूर में क्रैश वाली जगह का दौरा किया, जांच पड़ताल की। हालांकि अब तक कहीं से कोई सुराग नहीं मिला है कि ये क्रैश कैसे हुआ होगा, क्या गड़बड़ हुई, ये भी नहीं जानकारी है। हाँ, एक वीडियो ज़रूर मिला है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से बिल्कुल पहले का वीडियो इसे बताया जा रहा है। फिलहाल इसकी इंडिपेंडेंटली हम पुष्टि नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस तरह की खबरें हैं इस आशय की कि ये क्रैश के जस्ट पहले का वीडियो है। इस वीडियो में कुछ स्थानीय लड़के लड़कियां अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। इसमें हेलीकॉप्टर उड़ता नजर आ रहा है, लेकिन फिर बादल या धुंध की चादर में ओझल हो जाता है। हालांकि हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और फिर ज़ोर की एक आवाज़ आती है जैसे कोई धमाका हो। जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनमें से भी कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये क्रैश हो गया। इस जगह से क्रैश साइट थोड़ी दूर थी, इसलिए आगे कुछ दिख नहीं रहा और वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता है। अब इस वीडियो में हेलीकॉप्टर के अलावा हमें क्या दिख रहा है? हम देख पा रहे हैं कि मौसम सही नहीं है, बादल हैं या कोहरा है और हेलीकॉप्टर उस कोहरे या बादल के आवरण में चला आता है।
इसके अलावा ये भी दिखता है कि हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, कम से कम विजुअली हमें ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर अंदर कोई इमरजेंसी थी तो हम नहीं जानते, लेकिन वीडियो को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि हेलीकॉप्टर बुरी तरह काबू से बाहर था, सामान्य तरीके से उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये होता है कि अगर पायलट को बादल या फॉग दिख रहा है, यानी विजिबिलिटी नहीं है, वो देख नहीं सकते हैं कि कहाँ जा रही है मशीन, तो हेलीकॉप्टर का डायरेक्शन या ऑल्टीट्यूड चेंज किया जाता है ताकि बादल या कोहरे से ऊपर उठा जाए। और ख़ासकर जब हेलीकॉप्टर का ऑल्टीट्यूड कम हो, यानी वो कम ऊंचाई पर उड़ रहा हो, टेरेन के करीब उड़ रहा हो, तो पायलट इस वेदर फिनोमेना में घुसने से उतना रिस्क उठाते नहीं हैं, कोशिश करते हैं कि वो अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है कि आगे कोई पहाड़ हो या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो और वो नज़र ना आए क्योंकि कोहरा और धुंध है। हालांकि हेलीकॉप्टर में इलेक्ट्रॉनिक टेरेन मैप्स भी होते हैं जिनमें ये जानकारी होती है कि हेलीकॉप्टर किस तरह के इलाके के ऊपर से उड़ रहा है, लेकिन फिर भी पायलट्स जो अपनी आँख से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा भरोसा उस पर करते हैं, स्पेशली कम ऑल्टीट्यूड पे, और ऐसे में किसी रिस्क की गुंजाइश होती है जब कोहरा हो या बादल हो। वीडियो में हेलीकॉप्टर डिक्लाइन पोजीशन में भी नहीं दिख रहा है, यानी ऐसा नहीं लग रहा है कि लैंडिंग के हिसाब से स्पीड कम करके हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ आ रहा हो। तो फिर इस फॉग या क्लाउड में हेलीकॉप्टर को क्यों ले जाया गया होगा, अगर ये वीडियो सही है तो? इस बारे में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन और MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ा चुके अमिताभ रंजन कहते हैं कि ऑन बोर्ड कुछ इमरजेंसी रही हो सकती है, कुछ ऐसा रहा होगा कि क्रू को जानबूझकर उस वेदर फिनोमेना में जाना पड़ा होगा। फिलहाल ये सारी बातें अनुमान के दायरे में हैं जो अलग अलग विशेषज्ञ अपने अनुभव के आधार पर लगा रहे हैं। वास्तव में क्या हुआ ये तो वायुसेना की और अब जो ट्राई सर्विस इंक्वायरी हो गई है उसमें ही सामने आएगा। आज हादसे की जगह से ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया। जिसे ब्लैक बॉक्स हम कहते हैं वो असल में एक नारंगी कलर के 2 डिब्बे होते हैं, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR कहते हैं, उसमें डिजिटल लग गया तो वो D भी जुड़ गया उसमें। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में आखिरी 30 मिनट की सारी बातचीत रिकॉर्ड होती है किसी फ़्लाइट की, जैसे क्रू ने आपस में क्या बात की या फिर ATC से उनकी क्या बात हुई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। मतलब कॉकपिट में जो भी कन्वर्सेशन होगा, जो भी बातचीत होगी, उसके आखिरी समय में, अंतिम आधा घंटा होता है कई बार, वो इसमें रिकॉर्ड रहती है। ये तो हुई वॉइस रिकॉर्डर की बात। अब दूसरे बॉक्स की बात करते हैं। ये दूसरा बॉक्स होता है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, FDR, DFDR। इसमें 2 मोड होते हैं, एक कंटिन्यूस और दूसरा ऑन ऑफ मोड वाला। कंटिन्यूस मोड में ये हेलीकॉप्टर का हर तरह का डेटा रिकॉर्ड करता रहता है, जैसे स्पीड, ऑल्टीट्यूड, स्पीड ऐसे सीधे जाने में क्या स्पीड है, ऑल्टीट्यूड ऊंचाई क्या है, इंजन पावर कितना है, कितना RPM है। इसके अलावा और तमाम तरह के फैक्टर्स जो मशीन के चलते वक्त दर्ज किए जा सकते हैं FDR में दर्ज होते हैं। दूसरा मोड जिसे हमने ऑन ऑफ कह लिया था, वो तब शुरू होता है जब हेलीकॉप्टर में कुछ असामान्य घटता है। नॉर्मल से अलग अगर फ्लाइट जाती है तो ये रिकॉर्डर चालू होकर के रीडिंग्स लेने लगता है। ये दोनों बॉक्स हेलीकॉप्टर की टेल में लगाए जाते हैं, यानी कि जो पिछला सकरा हिस्सा होता है, पूंछ की तरह जो दिखता है वहाँ पे। अमूमन ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि ज़्यादातर एयरक्राफ्ट के जितने भी क्रैश होते हैं वो उनकी नाक के बल, नोज़ के बल सामने वाला हिस्सा पहले टकराता है, और इसीलिए ये मान के चला जाता है कि पिछला हिस्सा ज़्यादातर क्रैशेस में बच जाएगा। एक वजह यह है। दूसरा, इन बॉक्सेस को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये बड़े से बड़े क्रैश में अमूमन डैमेज नहीं होते हैं। क्रैश के टाइम ब्लैक बॉक्स पहले ही अलग हो जाता है और कई बार क्रैश साइट से कई 100 मीटर दूर मिलता है। जैसे कुनूर वाले क्रैश में जब जांच का दायरा 300 मीटर से 1 किलोमीटर किया गया तब ब्लैक बॉक्स मिले। ब्लैक बॉक्स इस तरह भी डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो बड़े से बड़ा इम्पैक्ट झेल सकें। जैसा कि हमने बताया, क्रैश हाई टेम्परेचर झेलने के हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि कई बार देखा जाता है, जैसे कुनूर में भी हुआ, कि क्रैश के बाद फ्यूल के चलते आग लग जाती है। काफ़ी लंबे समय तक ये हाई टेम्परेचर झेल सकते हैं। ऐसे क्रैशेस भी होते हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, फिक्स विंग भी हो सकता है, जो कि पानी में गिरता है। ऐसी सूरत में जो अंदर रिकॉर्डिंग है उसे कोरोजन से बचाने का इंतजाम भी इसमें किया जाता है, और इसीलिए इन्हें काफ़ी ट्रस्टवर्दी माना जाता है किसी भी जांच में, क्योंकि इनके अंदर आखिरी पलों की जानकारी होती है। इन सारी जानकारियों को कंपाइल करने में, उन्हें समझने में और एक अनुमान लगाने में कि यह हादसा कैसे हुआ होगा, वो जांच रिपोर्ट में सामने आएगा, और उस रिपोर्ट को आने में अभी वक्त है। सरकार के लिए तात्कालिक चिंता ये है कि जनरल रावत की जगह अब कौन लेगा। हम लगातार ये कह रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत का जाना सिर्फ एक CDS का जाना नहीं है, वो उससे कहीं ज़्यादा था। सेनाओं में सुधार और आधुनिकीकरण के मामले में एक वो स्कूल ऑफ थॉट थे। मिलिट्री रिफॉर्म को लेकर उन्होंने कई कवायदें शुरू की थी जिनके बारे में हम आपको बता भी चुके हैं।
और इसीलिए वो सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए तो अगले ही दिन सीडीएस बनाए दिए गए। लगा कि पहला सीडीएस चुनने में मोदी सरकार को कोई जहमत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनका जो करियर था इतना ब्राइट था, इतना ब्रिलियंट उन्हें माना गया था कि रिटायर होते ही वो सीडीएस बनते हैं। अगर उनकी इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मौत नहीं होती तो 2023 तक वही सीडीएस रहते, सरकार को सोचना नहीं पड़ता। तब तक कि उनके सक्सेशन के लिए कोई प्रोटोकॉल बनाया जा सकता था, ये सोचा जा सकता था कि किसी इमरजेंसी में क्या किया जाएगा। लेकिन अब अचानक जनरल रावत के उत्तराधिकारी की ज़रूरत पड़ गई है। सीडीएस के पद से कोई डिप्टी उसके नीचे नहीं होता है या वाइस सीडीएस जैसा कोई पद नहीं होता है, तो जाहिर है कि कोई नया नाम खोजना पड़ेगा, कोई व्यक्ति तैयार नहीं, जैसा सर्विस चीफ्स के मामले में होता है। लेकिन सरकार के लिए फैसला मुश्किल भरा हो सकता है। कल जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, देश के 4 सबसे ताकतवर मंत्रालय इसमें बैठते हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। इस कमेटी की एक बैठक हुई थी जिसमें एनएसए भी शामिल हुए थे। इस बैठक में क्या नए नामों को लेकर चर्चा हुई, ये खबर अब तक बाहर नहीं आई है। द प्रिंट पर रक्षा मामलों पर लिखने वाले पत्रकार स्नेहिश एलेक्स फिलिप की रिपोर्ट के मुताबिक सीडीएस के पद के लिए कोई लिखित नियम नहीं है कि उन्हें कैसे अपॉइंट किया जाना है। सिर्फ रिटायरमेंट की उम्र तय है जो कि 65 साल है। मतलब सीडीएस का चुनाव सरकार कर सकती है और उसके लिए किसी तय प्रक्रिया को फॉलो नहीं करना है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल डी.वी. शेखर रिटायर्ड, जिन्होंने सीडीएस पोस्ट बनाने को लेकर 2016 में एक रिपोर्ट दी थी। दर्शक जानते ही हैं कि सीडीएस बनाने की अनुशंसा कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी की थी, जिसके लिखने वाले थे के सुब्रमण्यम। उनकी अध्यक्षता थी उस कमेटी के ऊपर। उन्होंने भी कहा था कि सीडीएस के पद की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल हम शेकतकर कमेटी की बात कर रहे हैं। शेकतकर ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि तीनों सेनाओं में से किसी एक के प्रमुख को ही सीडीएस बनाया जाना चाहिए, सर्विंग ऑफिसर को। ये सिफारिश मान ली गई थी और इस आधार पर ही बाद में जनरल बिपिन रावत को सीडीएस बनाया गया, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से रिटायर होने वाले थे, क्योंकि तब वो तीनों सेना प्रमुखों में सबसे सीनियर थे। इस नियम के हिसाब से अगर चलते हैं और अगर इसे नियम कहा जाए तो तीनों सेना प्रमुखों में फिलहाल सबसे सीनियर हैं जनरल एम नरवणे, जो कि मौजूदा थल सेना प्रमुख है। थल सेना प्रमुख की रिटायरमेंट एज होती है 62 साल या 3 साल का कार्यकाल, और जनरल नरवणे अगले साल अप्रैल में रिटायर होंगे। अगर अभी उनको सीडीएस बना दिया जाता है तो 65 साल की उम्र तक वो सीडीएस के पद पर रह सकते हैं। हालांकि सीडीएस में भी अधिकतम उम्र ही फिक्स है, कार्यकाल की अवधि फिलहाल तय नहीं है। स्नेह की रिपोर्ट एक और ज़रूरी बात पर भी ध्यान दिलाती है, ये कि अगर जनरल नरवणे को सीडीएस बनाया जाता है तो थल सेना प्रमुख का पद खाली हो जाएगा और फिर इस पद के लिए 3 लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी दावेदार होंगे। आर्मी वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती, नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वीके जोशी और आर्मी ट्रेनिंग कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला। सेना में लेफ्टिनेंट जनरल का कार्यकाल 2 साल का होता है या 61 साल की उम्र। तो इस लिहाज से अगर जनरल नरवणे थल सेना प्रमुख रहते हैं तो ये तीनों लेफ्टिनेंट जनरल अप्रैल से पहले ही रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर नरवणे सीडीएस बनते हैं तो तीनों थल सेना प्रमुख के पद के लिए दावेदार होंगे। तो सरकार को इधर का समीकरण भी बिठाना पड़ेगा। बड़ी खबर में अब बात किसान आंदोलन की। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज किसान आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। दिल्ली की सीमाओं पर स्थित धरना स्थलों से प्रदर्शनकारी 11 दिसंबर से हटने लगेंगे। ये फैसला सरकार द्वारा भेजी गई एक चिट्ठी के बाद लिया गया है, जिसमें आंदोलनकारियों की दूसरी मांगों पर आश्वासन दिए गए हैं। सुनिए किसान नेताओं ने अपने फैसले पर क्या जानकारी दी। और यहाँ से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करके जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। ये एक बड़ी चीज है देश के लिए, और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है। ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। चलते चलते आपको एक और जरूरी खबर भी देते हैं। वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को मुंबई की भायखड़ा जेल से आज रिहा कर दिया गया। विशेष एनआईए अदालत के जज दिनेश ई कोठारीकर ने 8 दिसंबर को ही भारद्वाज को 50,000 के निजी बॉन्ड पर रिहा कर दिया था। आज जेल से बाहर आई हैं वो। अदालत ने भारद्वाज पर 16 तरह की शर्तें भी लगाई हैं, जैसे उन्हें मुंबई की विशेष अदालत के क्षेत्राधिकार यानी कि ज्यूरिसडिक्शन में रहना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें मुंबई में रहना होगा और शहर छोड़ने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। सुधा के वकीलों ने इन शर्तों का विरोध ये कहते हुए किया
कि वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और मुंबई में उनके पास रहने को जगह नहीं है। इनफैक्ट वो महाराष्ट्र में ही नहीं रहती हैं। लेकिन जज ने बेल की शर्तों में छूट नहीं दी है। 3 साल 3 महीने पहले सुधा भारद्वाज को भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे हम एल्गार परिषद मामले के नाम से भी जानते हैं। 31 दिसंबर 2017 की शाम को भीमा कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर एल्गार परिषद नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके अगले दिन भीमा कोरेगांव में हो रहे कार्यक्रम पर स्थानीय लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था। इसके बाद भड़की हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। एजेंसियों का आरोप है कि एल्गार परिषद के पीछे प्रतिबंधित माओवादी संगठन थे। इस संबंध में देश भर से कई नामी वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जैसे गौतम नवलखा, रोना विल्सन, स्टैन स्वामी, बरबरा राव और सुरेंद्र गाडलिंग। जनवरी 2020 में जैसे ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार ने मामले को रिव्यू करना चाहा, केंद्र सरकार ने मामला अचानक एनआईए को सौंप दिया। इस मामले में जून 2021 को स्टैन स्वामी की मौत बेल का इंतजार करते करते ही हो गई थी। अब तक किसी आरोपी पर लगाए गए इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाए हैं अदालत में, लेकिन बेल मिल नहीं पा रही है क्योंकि इन पर मामला यूएपीए की धाराओं के तहत बना है। सुधा भारद्वाज को भी बेल के लिए बंबई हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा था। भारद्वाज के वकीलों ने तब दलील दी थी कि पुणे की जिस अदालत ने मामले में जांच का समय 90 दिन से आगे बढ़ाया था, उससे एनआईए एक्ट की धारा 22 के तहत विशेष अदालत नहीं बनाया गया था। इसका मतलब वो विशेष एनआईए अदालत नहीं थी। इस दलील को मानते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने 1 दिसंबर को उन्हें डिफॉल्ट बेल दे दी, तो केंद्र सरकार बेल का विरोध करने सुप्रीम कोर्ट आ गई। लेकिन 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को सही बताया। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले में इंटरफेयर करने की वजह नहीं पाते हैं। इसके बाद भारद्वाज मुंबई की विशेष एनआईए अदालत के सामने बेल के लिए पेश हुई, जहां से बेल मिल गई उन्हें। इस मामले में अब भी रोना विल्सन, वयोवृद्ध कवि बरबरा राव, सुधीर धवले, सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन, महेश राउत, वर्नन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को बेल नहीं मिली है। 3 साल से मामला अदालतों में रेंगता जा रहा है, इसीलिए ये सभी मुंबई की तड़ोजा जेल, सेंट्रल जेल में बंद हैं। खबरों के सिलसिले को अब देते हैं विराम, लेकिन प्रणाम से पहले दावत। खाने की दावत नहीं है, ये है आने की दावत। 10 दिसंबर को ललन टॉप का अड्डा होने वाला है यूपी के गोरखपुर में। पूरी जानकारी के लिए देखिए और सुनिए। अगर कंपटीशन की करते हैं तैयारी या सवालों और जवाबों से है यारी, तो अब है ज्ञान बघारने की बारी। गोरखपुर में जम रहा है लल्लन टॉप अड्डा। देश, दुनिया और सियासत में दिलचस्पी है तो लल्लन टॉप क्विज वाला चैलेंज लेकर दिखाइए। जीतने पर मिलेंगे आकर्षक इनाम और साथ ही लल्लन टॉप देगा फुल सम्मान। तो डिटेल नोट करिए। तारीख 10 दिसंबर है, वक्त दोपहर 2 बजे से, जगह विंध्यवासिनी पार्क या वी पार्क और शहर निराला, अद्भुत, प्रेमी शहर गोरखपुर। चलने से पहले एक निमंत्रण और है। 17 से 19 दिसंबर को होने वाला है लिट चौक मध्य प्रदेश के इंदौर में। यहाँ साहित्य, कला, पत्रकारिता, राजनीति, खेल, उद्योग आदि आदि जगत के बड़े बड़े नाम आएंगे और एक साथ होंगे रूबरू उन लोगों से जिनसे मिलकर बनता है हिंदुस्तान। देश के प्रख्यात कलाकारों द्वारा हर शाम सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी। जगह होगी यशवंत क्लब इंदौर। अपन है यहाँ पे DMP यानी कि डिजिटल मीडिया पार्टनर। ज़रूर आइएगा। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल तक के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। नमस्ते।